मैं गांव में बड़ी कहावत सुनता था कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। पहली बात तो ये लाल किताब देख करके सत्ता पक्ष इतना भड़क क्यों रहा है? सांड भी इतना लाल कपड़ा देख के नहीं भड़कता जितना लाल संविधान देख के भड़क रहा है। इतिहास में तो भाजपा को यह जवाब भी देना पड़ेगा कि संविधान का विरोध किया था उनके आनुषंगिक संगठन, उनके मदर संगठन ने। आपको इतिहास में यह भी जवाब देना पड़ेगा कि आप तिरंगे का विरोध करते रहे। तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है। गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है। शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। दरअसल ये खेल है जिस खेल में मीडिया खास तौर से किसी मुस्लिम राजनेता को उलझाने की कोशिश करता है। मुझे पता है आप मस्जिदों के नीचे भगवान नहीं ढूंढ रहे हैं, आप वोट बैंक ढूंढ रहे हैं। ये बताइए कि कवि का इशारा किस तरफ है जब आप लिखते हैं कि गोबर को कोहिनूर बताने में रह गए? मैं संबित पात्रा की तरफ मेरा इशारा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमने खुद असम के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि जब वो राहुल गांधी से मिलने गए तो राहुल अपने डॉगी से साथ खेलते रहे, उनकी तरफ देखा तक नहीं। मुझे लगता है कि ये नितांत झूठ है। ऐसा नहीं किया होगा राहुल जी ने। और वो तो मुख्यमंत्री महोदय कांग्रेस के बड़े सच्चे सिपाही थे। उनके पुराने भाषण उठा के देखिए तो जो उन्होंने कांग्रेस के प्रति वफादारी के बोल बोले हैं, उसको इन दिनों जब वो खुद सुनते होंगे तो मुझे लग रहा है कि शर्मिंदा होते होंगे। तो ऐसा ही कुछ झूठ बहुत सारे नेताओं ने राहुल जी के बारे में फैलाया। राहुल जी बहुत विनम्र व्यक्ति हैं और जब मैं पहली बार मिला तो ये सोच के उठा था उनके दरवाजे से कि इस इंसान से तो देश के हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, इनकी इमेज बदलेगी। ये ऐसे है ही नहीं है जो इनके बारे में देश को बताया जाता है। और मुझे खुशी है कि फिर राहुल जी एक दिन भारत जोड़ो यात्रा पर निकले तो लाखों लोग उनसे मिले, करोड़ों लोग उनसे मिले। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि अगर वो मुझसे मिल लेते तो असम में कांग्रेस नहीं टूटती, असम में कांग्रेस नहीं नीचे जाती। देखिए, आप जब किसी दरवाजे को छोड़कर किसी परिवार को छोड़ के जाते हैं तो लगभग ऐसा ही आरोप जो है ना, वो जो नकचढ़ी बहुएं होती हैं ना, वो ऐसा ही परिवार पे आरोप लगाती हैं कि सास ऐसी थी हम इसलिए घर छोड़ के चले गए, पति ऐसा था हम इसलिए घर छोड़ के चले गए। मुझे लगता है कि बहुत सारे और भी लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं। अशोक चौहान कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं, कभी आप एक शब्द उनका इस तरह का नहीं सुनेंगे। आप और भी नेताओं के ऐसे शब्द नहीं सुनेंगे जिन्होंने मर्यादा को बचा के रखा। लेकिन मैं गांव में एक बड़ी कहावत सुनता था कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। कुछ लोगों में होड़ मची है कि कितना बुरा बोल दो ताकि सत्ता पक्ष के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी नजर में आ जाओ। तो वो नजर में आने की कोशिश है और उसका परिणाम अभी झारखंड में दिख गया। अति बोलना जो है ना, कभी कभी इंसान को बहुत नुकसान देती है। तो पार्टी को भी नुकसान हुआ झारखंड में। इतनी अति उन्होंने बोली कि आज भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो मुझे लगता है उनसे मिलने को तैयार नहीं। लेकिन जो आप बता रहे हैं परिणाम तो महाराष्ट्र और हरियाणा में भी देखने को मिला। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, राहुल जी से आप मिले, आपने कहा आपका एक परसेप्शन टूटा। सब लोग जानना चाहेंगे कैसे हैं राहुल गांधी इन पर्सन, क्या शौक हैं, क्या पसंद करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं? बहुत पढ़े लिखे। मैं सिर्फ एक छोटा सा वाक्य बताऊंगा। मैं जब राहुल जी से मिला तो मैंने उनसे पहली बार कहा कि आप बाकी और अलग अलग विधा के लोगों से मिलिए, राजनीति के अलावा। तो उन्होंने कहा कि मतलब, मैंने कहा साहित्य से जुड़े हुए लोग, चौराहों पे बैठ के बकैती करने वाले लोग, कवि सम्मेलनों से जुड़े हुए कवियों से मिलिए। तो उन्होंने कहा एक आध बार कुछ लोगों को बुलाना। मैं लेके गया तो उसमें एक बड़े विद्वान थे, समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं, उनसे बहस करनी शुरू की, बातचीत करनी शुरू की उन्होंने। तो उन्होंने विवेकानंद जी के बारे में बात करनी शुरू की कि आप विवेकानंद जी के बारे में क्या विचार रखते हैं। जब उन्होंने बताया तो राहुल गांधी जी ने 8 किताबों का रेफरेंस दिया कि मैंने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। विश्वास करें, अभी इन दिनों एक नए सोशल मीडिया के बड़े नैरेटिव सेट करने वाले, दलितों पिछड़ों की राजनीति करने वाले हैं, वो भी गए थे उसी महफिल में और 2 मिनट राहुल गांधी जी के सामने नहीं बात कर पाए थे। विश्वास करिए, मैं चश्मदीद रहा हूं, नाम नहीं लूंगा। तो मतलब बहुत अच्छे हैं और बहुत उनको अच्छा लगता है बातचीत करना हर विषय पे बहुत खुले दिल से। और मुझे लगता है कि ऐसे ही नेता देश में होने चाहिए जो हर विषय को बड़ी सहजता और सरलता से, आलोचना भी सरलता से सुन लें। राहुल जी में ये खूबी है और मैं चाहता हूं इस देश के नौजवानों से, ठीक है, पक्ष विपक्ष अपनी जगह है, आप किसी भी विचारधारा से प्रेरित हो, लेकिन संवाद जरूरी है देश में। राहुल जी को आप सुनिए, राहुल जी से मिलिए, राहुल जी से बात करिए, जो भी मौका बन सके, कहीं सेमिनार में हो, कहीं हो, तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए, बातों से चमत्कार उत्पन्न कर देना और झूठा नैरेटिव सेट कर देना, वो वाक्पटुता एक अलग चीज है। लेकिन नेता का काम होता है देश को एक विजन देना और एक सच देश के सामने रखना, उससे कोई खुश रहे या नाराज हो। राहुल जी में वो बात है। राहुल जी वो साहस खुद में रखते हैं कि वो बहुत ऐसी बात भी बोलेंगे जो तमाम बौद्धिक तबके के लोगों को कभी कभी बुरी भी लगती है कि नहीं, राहुल गांधी ने ये क्या बोल दिया, इससे तो राजनीतिक नफा नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं राहुल गांधी को इसलिए पसंद करता हूं कि वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है कि राजनीति का नफा नुकसान अपनी जगह, लेकिन जो सच्चे मुद्दे हैं उसको मैं बोलूंगा, उसको खड़ा होकर लड़ूंगा, क्योंकि संविधान
जो है उसको बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। आज जो खतरे हैं उनसे लड़ने का जो साहस राहुल जी में है वो बहुत कमाल है, इसलिए मैं उनका प्रशंसक हूं। आप राहुल जी के साथ काफी लंबा आपने सफर किया भारत जोड़ो यात्रा में। यहां पर हर एक के मन में एक सवाल होगा कि राहुल जी को ठंड नहीं लगती है क्या? हमेशा टी शर्ट में दिखाई देते हैं, इतनी सर्दी हो रही है। कल गृह मंत्री जी भी सदन में जब भाषण कर रहे थे तो उन्होंने तंज करके एक बात कही थी कि 54 साल का एक व्यक्ति अपने आप को युवा कहता है। मैं बड़ा अलग से इस पे सोचता हूं। मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति इतना फिट है कि 54 साल की उम्र में भी लोग उसको युवा कह रहे हैं, लेकिन 56 साल की उम्र में लोग इतने बुजुर्ग हो गए हैं कि वो खुद को युवा नहीं कह पा रहे। तो दोनों तरफ से आप कान पकड़ सकते हैं उनको। भाई वो कोई दैवीय पुरुष तो है नहीं कि वो देवता है, वो भी इंसान है। ठंड लगती होगी, लेकिन वो इतने फिट हैं कि 4000 किलोमीटर चले। मेरे तो 2-3 बार पैर के नाखून उखड़ गए, सच में। मैं साथ चल रहा था, का सारे नाखून काले पड़ गए, पांव में कई बार छाले पड़े। लेकिन मैं देखता था कि रोज सुबह वो 7 बजे तैयार रहते थे और दिन भर में लाखों लोगों को देखना, उनसे संवाद करना, फोटो खिंचाना, वो कमाल था। मतलब भारत जोड़ो यात्रा मुझे लगता है कि इतिहास के ऐसे पन्नों में दर्ज हुई है कि आज राहुल गांधी जी के बारे में चाहे जो बातें कर लीजिए, चाहे जो नैरेटिव बना लीजिए मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन एक वक्त आएगा कि लोग कहेंगे कि कोई गांधी था अपने दौर में जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक सिर्फ एक नारा लगाया था कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, गले से लगाया था लोगों। मैं आ रहा हूं कार्तिकेय, 75 साल पूरे हो रहे हैं। अच्छा होता कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जश्न मनाते, लेकिन संसद में हुआ कुछ और। निशांत जी, मैं युवा हूं और मैं हर दिन 8 घंटे 9 घंटे रोज सदन में मौजूद रहता हूं। 100% मेरी अटेंडेंस रहती है। मैं एक अच्छे सांसद की तरह मैं सीखने और समझने के लिए वहां पे जाता हूं। मैं पिछले 2 दिन से संविधान पे बहस सुन रहा हूं। आप विश्वास करें, मतलब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। गृह मंत्री जी कल भाषण दे रहे थे और जिस अंदाज में उन्होंने अंबेडकर जी को, जिस अंदाज में उन्होंने कहा ना कि आज एक फैशन हो गया अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। देश के गृह मंत्री की यह भाषा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए अंबेडकर भगवान ही है। भगवान मानता है उनको। इस देश की महिलाओं को जो अधिकार दिया है उन्होंने, वो भगवान जैसा ही है। तो मुझे लग रहा है, आप कह रहे हैं कि जश्न मनाना चाहिए, तो मेरा भी मन करता है कि मैं जश्न मनाऊं। मेरा भी मन करता। 75 वर्ष हम लेके आए थे संविधान को, कांग्रेस पार्टी संविधान लेके आई। आप अंदाजा लगाइए कि पंडित नेहरू को 1947 में जो देश मिला था, वहां से उठा करके देश को कहां लेकर के आए। आज आप उन पुरखों को कोसते हैं। एक मिनट, क्या ये अच्छा है? थोड़ा आपको बीच में रोक रहा हूं। इसके आगे एक मिनट, इसके आगे उन्होंने जो कहा गृह मंत्री ने, सिर्फ उन्हीं का मतलब, इसके आगे सारे लोग तो, मैं सबका जिक्र कर रहा हूं। इसके आगे गृह मंत्री जी ने यह भी कहा कि ऐसी क्या हो गया था कि अंबेडकर जी को नेहरू जी की कैबिनेट छोड़ के जाना पड़ा। इसके आगे भी तो उन्होंने बहुत कुछ कहा। वो चीजें इग्नोर हो जाती हैं और खाली इस चीज को पकड़ लिया जाता है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के अलावा क्या उन्होंने एक बार भी प्रशंसा की नेहरू जी की? क्या एक बार भी प्रशंसा की उन्होंने मौलाना आजाद की? क्या एक बार भी उन्होंने प्रशंसा की महात्मा गांधी की? क्या एक बार भी प्रशंसा की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोगों की? उन्होंने खुद खुलकर कहा कि उनको सभी को एक साथ देखना चाहिए, अंबेडकर जी को किसी एक दल की तरह नहीं देखना चाहिए। सिर्फ अंबेडकर जी, देखिए जब भाजपा नारा महापुरुषों का भाजपा एकता का नारा लगाती है तो उसमें क्या, उसके जो एकता का नारा है उसमें अल्पसंख्यक हैं कहीं? मेरा सवाल है। और जब अल्पसंख्यकों की बात होती है तो मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपको रतन टाटा नहीं चाहिए? एक मिनट, उनका ये कहना है। मेरा ये पूरा कर लेने दें। क्या भाजपा को अगर सिर्फ बहुसंख्यक वाली बात करनी है तो क्या उन्हें रतन टाटा नहीं चाहिए? क्या उन्हें कलाम साहब नहीं चाहिए? क्या उन्हें जॉर्ज फर्नांडिस नहीं चाहिए? क्या उन्हें होमी जहांगीर भाभा नहीं चाहिए? कलाम साहब का नाम किसने प्रपोज किया था? नहीं, कलाम साहब का नाम किसने प्रपोज किया? कलाम साहब भी उसी समुदाय से आते हैं जिनको लेकर के आप जो भाषण देते हैं। कलाम साहब का नाम किसने प्रपोज किया था? हम अब एक मिनट आगे, एक मिनट, क्या नरसिम्हा राव मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न नहीं मिला? क्या सरदार पटेल की स्टैचू नहीं बनी? निशांत जी, आपको लगता नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी में जमीन आसमान का अंतर? मैं नरसिम्हा राव मदन मोहन मालवीय की बात कर रहा हूं। आपको अंतर नहीं। आपने कहा ना किसने नाम प्रपोज किया था? नाम प्रपोज किया था उस दौर में अटल बिहारी। आपको लगता है कि यह भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा है? आपको लगता है? अगर आपको लगता है तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी क्यों छोड़ करके जा रही है? कहां गई? उद्धव ठाकरे क्यों छोड़ कर कहां गए? ओमर अब्दुल्ला ने क्यों बोला कल राहुल गांधी से ईवीएम से नफरत कर 100 सीट कैसे जीता? इसको सविता में
इंडी गठबंधन कम से कम अंदर 5 इयर्स में सत्ता में आएगा नहीं, क्योंकि मिस्टर नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा में ये कहा सीताराम केसरी को दरवाजा बंद करके बाथरूम में मारा है। उसका जवाब कविता में दे सबसे दीजिए। पहली बात तो मेरा कविता में दे दीजिए। आप हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे पिताजी से भी ज्यादा उम्र के हैं, दादा की उम्र के हैं। आप इंडी गठबंधन क्यों कह रहे हैं? इंडिया क्यों नहीं कह रहे? तो इंडी गठबंधन नहीं, इंडिया कहीं आप वो आता ही नहीं, निकलता ही नहीं मुंह से ना। बोलते सारा क्योंकि ये टेलीविजन इंडी गठबंधन बोल रहे हैं। भाजपा का बनाया हुआ नैरेटिव है कि इंडिया में से ए हटा दीजिए और इंडी बोलिए उसको। दूसरी बात ये सारे के सारे टीवी वाला तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सीताराम केसरी जी के साथ ये किया। नरेंद्र मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या कहा था? रेनकोट पहन के नहाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के 10 भाषण सुनाऊं, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। प्रधानमंत्री की एक भाषा ये तो, प्रधानमंत्री की एक भाषा ये तो नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा, और चूंकि वो वाक पटु भी हैं, भाषाई चातुर्य भी उनको आता है, फिर भी जब ऐसी भाषा वो बोलते हैं तो मुझे लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। नहीं बोलनी चाहिए। इमरान साहब, मैं ममता जी कहाँ जा रही हैं? उनका सवाल ये है, राजगोपालन जी का सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि ममता जी का नेतृत्व रहेगा। शरद पवार ने भी इसका समर्थन कर दिया है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने कहा कि ईवीएम को लेकर, चाहे उमर अब्दुल्ला ने कहा ईवीएम को लेकर आप लोग सवाल खड़े मत करिए, इसको लेकर कोई इफ एंड बट नहीं। देखिए, सर का 2 सवाल है। पहला ये कि ममता जी इंडिया नेतृत्व की बात क्यों कर रही हैं किसी और? ये अच्छी बात है ना कि इंडिया गठबंधन में इतना आंतरिक लोकतंत्र है। ये राहुल गांधी के और इमरान साहब इसको दूसरी तरीके से पेश करूं। देखिए क्या है कि आप तो शायर हैं, आप जज्बात की अक्कासी करना आपको आता है। आपने अपने विपक्षियों के बारे में, विपक्ष के लोगों के बारे में आपने सारी बातें कही। यहाँ राजगोपाल साहब ये पूछ रहे हैं, अपनों के बारे में पूछ रहे हैं, तो अपनों के बारे में आप कुछ बताएं, कुछ शेर व शायरी के जरिए। जैसा पुराना एक शेर भी है ना कि पैरों में कहाँ दम था, हाँ मेरी किश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। क्या वो कैफियत आ गई है? देखिए भाई इमरान भाई, पहली बात एक सेकंड कम से कम मैं, विनोद, रशीद, राम कृपाल, चाचा, उनको भी शामिल कर लीजिए। उनका भी ये लेटर एंट्री है, आपको जो जोड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कम से कम 1980 से मैं कांग्रेस का कवर कर रहा हूँ, विनोद जानते हैं। कि कांग्रेस क्यों इतना गिरावट आ गया है, ये बताइए ना जी। ऑर्गेनाइजेशन में 16 राज्य में आपका यूनिट नहीं है। आपका जो पहला सवाल है, 3 यूनिट में सरकार है। आपका जो पहला सवाल है कि ममता जी दावेदारी पेश कर रही हैं, कोई और दावेदारी पेश कर रहा है। सबसे मैं तो इसको इस दृष्टिकोण से देखता हूं कि आंतरिक लोकतंत्र है इंडिया गठबंधन में कि हर व्यक्ति अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये कह रहा हूं कि हमारे गठबंधन में इस लेवल के नेता हैं कि सब राष्ट्रीय स्तर का नेता बनने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन है उसमें से कोई नेता है, किसी में मजाल है कि ये बात बोल दे कि हम नरेंद्र मोदी जी की जगह हमने, आप उम्मीद करते हैं कि चिराग पासवान ये बोल सकते हैं? आप उम्मीद करते हैं कि उनका एकनाथ शिंदे बोल सकते हैं? मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने। इमरान जी, लेकिन क्या कांग्रेस में, क्या राहुल गांधी जी को ये कबूल होगा कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें? सबसे पहली बात तो निशांत भाई, आप पत्रकार हैं, आधिकारिक तौर पे राहुल गांधी जी क्या नेता हैं क्या इंडिया गठबंधन के? नहीं। सवाल कहां खड़ा होता है? नहीं, सुनिए, नहीं, लेकिन क्या कबूल होगा? क्या कांग्रेस चाहेगी कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को लीड करे? देखिए, कोई भी लीड करे, हमारी जो कोशिश है, हमारा जो मकसद है, वो अंततोगत्वा यही है कि लोकतांत्रिक मूल्य बचे, संविधान बचे। हम हर कुर्बानी देने को हमेशा तैयार रहते हैं। और ये झगड़ा ही नहीं है। ये दरअसल भाजपा क्या करती है, मुद्दों से ध्यान हटाना है। अब चूंकि घिरी हुई थी एक उद्योगपति, पता नहीं आपके चैनल पे मैं उनका नाम ले सकता हूं या नहीं ले ही सकता हूं, संसद में घिरी हुई थी अडानी के मुद्दे पर, तो उससे ध्यान कैसे भटके? तो एक शिगुफा उछाला गया कि इंडिया गठबंधन में नेतृत्व पर झगड़ा शुरू हो रहा है। फिर चैनलों को भेज दिया गया कि इसी पे सवाल पूछो। सारे चैनल उसी पे सवाल पूछने लगे। 2 दिन के लिए वो मुद्दा हट गया, क्योंकि डेली संसद परिसर में, संसद के अंदर लगातार नहीं, लेकिन आप सवाल उठ रहे थे। सच बात इमरान साहब, सच बात यही है। ये बात शरद पवार की तरफ से आई, ये बात अभिषेक बैनर्जी की तरफ से पलट करके, निशांत भाई, कभी आपने पलट के उनसे पूछा कि एक दिन उन्होंने जो एक बात कह दी थी उसके बाद अब लोग क्या बोल रहे हैं? कभी आपने पलट के पूछा, फॉलो अप लिया उसका? नहीं। लेकिन आप, होता क्या है ना, मैं सदन परिसर से बाहर निकल रहा हूं, आप सबसे भी बता रहा हूं, कैमरामैन तैयार खड़ा है, तमाम चैनल वहां तैयार खड़े हैं, बिना कुछ बोले, हमें सवाल का पता भी नहीं है, मेरे मुंह पे माइक लगा दिया गया, ऐसा बोला है उन्होंने। अब आप भाग तो सकते नहीं, आप यस नो या एक सामान्य सा जवाब दे देते हैं।
वो जवाब आपको सूट करता है और वो जवाब भाजपा को भी सूट करता है। तो उस जवाब को सोशल मीडिया पे ऐसा प्रसारित कर दिया जाता है जैसे जंग छिड़ी हुई है इंडिया गठबंधन में। ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडिया गठबंधन बहुत सामान्य तरीके से चल रहा है। अब मैं आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी सिंगल इशू पार्टी बनती चली जा रही है? कोई भी चीज होती है आप लाल किताब उठाते हैं, नहीं तो फिर बोलते हैं अडानी इसका रब। पहली बात तो ये लाल किताब देख करके सत्ता पक्ष इतना भड़क क्यों रहा है? सांड भी इतना लाल कपड़ा देख के नहीं भड़कता जितना लाल संविधान देख के भड़क रहा है। गलत क्या है? 10 विजुअल मौजूद है जिसमें राष्ट्रपति महोदय या महोदया, प्रधानमंत्री जी को वही वाला संविधान, जो मतलब कलर से आप संविधान के बुक कवर से आप मतलब तय करेंगे कि ये कौन सा संविधान है। झूठ बोलेंगे सदन में कि राहुल गांधी जो संविधान लेके चलते हैं उसके पन्ने तो कोरे रहते हैं। कल अभी सदन के अंदर बोला है उन्होंने, ऑथेंटिकेट करने के लिए उनको चेयरमैन साहब ने नहीं कहा। बात क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी जिन प्रतीकों के माध्यम से खेलना चाहती है ना, देश अब समझता है। आप उधर तो दलितों के खिलाफ अत्याचार करवाएंगे, आप अत्याचार करवाएंगे और इधर सोचेंगे कि अंबेडकर जी की एक फोटो लगा देंगे तो दलित बहुत खुश हो जाएगा। आप देश के दलितों को मूर्ख समझते हैं। सब जागरूक हो गए हैं, उनको पता है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को सबसे ज्यादा चोट कौन पहुंचाना चाहता है। आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाते? क्यों नहीं हक देना चाहते? प्रधानमंत्री जी सिर्फ फोटो लगा देने भर से या एक बार नाम उच्चारित कर देने भर से नहीं काम चलेगा। आप देश की जनता जागरूक हुई है और इसीलिए शायद आप परेशान हैं। ये दबदबा, ये शोहरतें, ये नशे दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं, ये भी बदल देंगे। जब आप हिस्ट्री पे जाएंगे कई सारी चीजों पर, तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि सामने निकल कर आएंगे अगर आप हिस्ट्री पर जाएंगे। आप निशांत जी कह रहे थे कि इतिहास में जाएंगे जी, तो इतिहास में जाएंगे तो आपको कल गृह मंत्री जी भाषण देते देते बोले हिंदू कोड बिल लाए। विरोध किसने किया था हिंदू कोड बिल का? तो इतिहास में तो भाजपा को यह जवाब भी देना पड़ेगा, इतिहास में तो भाजपा को यह जवाब भी देना पड़ेगा कि संविधान का विरोध किया था उनके आनुषंगिक संगठन, उनके मदर संगठन ने। आपको इतिहास में यह भी जवाब देना पड़ेगा कि आप तिरंगे का विरोध करते रहे। मेरा एक शेर है, मेरी एक नज्म है, उसका एक शेर है, उसके एक बंद है कि जिन्हें तिरंगे से नफरत है अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आप अच्छी बात करते हैं, लेकिन जब हम संसद देखते हैं और बरसों से देख रहे हैं, जो आज की संसद है तात्कालीन, जो आपका पक्ष है जिसके पास वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है संविधान के बारे में, उससे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल मेमोरी तो किसी पार्टी की नहीं है। बिल्कुल सर। लेकिन जब बहस हुई तो हमारे मित्र जो अभी आपको इंगित कर रहे थे फर्स्ट अमेंडमेंट, जो कि प्रोविजनल पार्लियामेंट लाई थी, ये कथन गलत है कि बिना किसी पार्लियामेंट के वो आ गई थी। इट वॉज प्रोविजनल पार्लियामेंट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने आप को प्रोविजनल पार्लियामेंट में तब्दील किया था। और फर्स्ट अमेंडमेंट वॉज अगेंस्ट जमींदारी पता एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो आज तक है, किसी ने हटाया नहीं। आप लोग उस वक्त तुरंत जवाब क्यों नहीं देते? अपना पढ़ाया हुआ पाठ खुद ही भूल गए। आप अपने इतिहास को भूल गई, आपकी पार्टी, आप क्योंकि अपने इतिहास को भूल गई, इसलिए आपके विपक्षी जो हैं अपने इतिहास को आपके इतिहास में थोप रहे हैं। सर बहुत अच्छी बात आपने कही, आपका शुक्रिया कि आपने वो चीजें याद दिलाई। मैं मानता हूं और मैं लगातार थोड़ा निराश भी हूं सदन की कार्रवाई को देख करके। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं सच में, मतलब बाहर लोगों को लगता है आज भी देश का एक बड़ा वर्ग है, खेतों में खलिहानों में काम करने वाला, गांव का गरीब मजदूर, उसको लगता है कि हमारी बात अगर संसद में उठ गई तो बहुत बड़ी। मेरे सोशल प्लेटफॉर्म पे लाखों लोग फॉलो करते हैं, उनके इनबॉक्स में मैसेजेस होते हैं, भैया हमारा मुद्दा उठा दो पार्लियामेंट में, हमारा मुद्दा उठा दो। हालत यह है कि इस पूरे सत्र में 0 आवर लगाते रहे, स्पेशल मेंशन लगाते रहे, मैं एक शब्द नहीं बोल पाया हूं पूरे पार्लियामेंट में। क्यों? क्योंकि संसद चली ही नहीं। जब संसदीय मर्यादा और संसदीय लोकतंत्र को मतलब एकदम से मिसमार किया जा रहा हो तो हां, बाहर हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हम बोल क्यों नहीं रहे। सच्चाई यह है कि कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है, कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। उन्हें आवाजें पसंद ही नहीं है, उसके लिए वो हर हथकंडा अपनाते हैं कि आप बोल ना पाए। लेकिन मुझे खुशी है कि एक नई पीढ़ी आई है जो लड़ भिड़ के बोलने की कोशिश कर रही है, और हम आपको आश्वस्त करते हैं सर, आप अपनी इन्हीं जागती आंखों से संसद में लड़ते और बोलते हुए देखेंगे हम लोगों को, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। राशिद साहब, शेर आते हैं या कुछ आपके ऐसे शब्द आते हैं, अभी आपने बकायदे का जिक्र किया, उसको लेकर फिर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। मैं आपको सुनाता हूं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, हम तो
हमें तो कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पर समझौता नहीं होगा। क्यों होगा? क्यों होना चाहिए? आप जिस आस्था को मानते हैं निशांत भाई, आप बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, आप अपनी आस्था से क्यों समझौता करेंगे? किसी को नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी मजहब का व्यक्ति सवाल सुन हो। लीजिए। भारत का संविधान कहता है कि सवाल ये है, इमरान साहब, अपनी मेरा सवाल सुन लीजिए। जो आपकी आस्था है उसको मानने का मेरा हक है। सवाल, देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? ये सवाल मैं जानता था कि ये सवाल जरूर आएगा। ये सवाल आता क्यों है? दरअसल ये एक खेल है जिस खेल में मीडिया खास तौर से किसी मुस्लिम राजनेता को उलझाने की कोशिश करता है। संविधान कहता है कि आपको फ्रीडम है अपनी आस्था के अनुसार धर्म चुनने का, आप जिस धर्म को मानते हैं उसका सम्मान करने का। इस्लाम धर्म कहता है जिस देश में रहते हो उससे मोहब्बत तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। यह सवाल क्यों आता है कि आपको देश ज्यादा पसंद है या इस्लाम पसंद है, या देश ज्यादा पसंद है या संविधान तो धर्म के आधार पर नहीं मुझसे अगर कोई मुझे पूछे कि आपके वालिद संविधान में लिखा है धर्मनिरपेक्षता के बारे में, आपकी मां आपको नहीं, संविधान में धर्मनिरपेक्षता लिखा है तो धर्मनिरपेक्ष मैं, आप मेरे सामने अभी पूजा करिए, भजन गाइए, मैं आपका सम्मान करूंगा। मैं नमाज पढ़ूं, मैं कुरान की आयत पढ़ूं, आप मेरा सम्मान करिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है, गलत तरीके से व्याख्यायित किया गया। सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं कि आप मेरा धर्म मानने लगे, मैं आपका धर्म मानने लगूं। हम दोनों एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, यह है सेकुलरिज्म। अमित शाह जी ने भी सदन के अंदर बोला, बीजेपी कहती है कि शरीयत को मानना है तो पूरा माना जाए, मुसलमान सेविंग्स अकाउंट ना खोलें, लोन ना लें, बैंक में नौकरी ना करें। वो कहते हैं कि शरीयत के क्रिमिनल लॉ को भी माने, चोरी करने पर हाथ काट दें, बलात्कार पर सिर कलम कर दें। गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप संविधान को मानते हैं तो पूरा माने, आधा अधूरा मत माने। देश के मुसलमानों को भी संवैधानिक तरीके से अपना नागरिक मान के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आपने सवाल के जवाब में सवाल दे दिया। क्यों नहीं करूंगा? क्यों नहीं करूंगा? सवाल के जवाब में लेकिन सवाल अगर ये फैक्ट है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा सवाल है कि क्या देश का प्रधानमंत्री एक धर्म का होता है या सबका होता है? देश का गृह मंत्री एक धर्म का होता है या सबका होता है? राज्य का मुख्यमंत्री एक धर्म का होता है या सबका होता है? आपको प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री सब धर्मों के लगते हैं, सब धर्मों के लिए समानता की बात करते हैं। मेरा सवाल है, करते हैं? देखिए ये बात एक मिनट इमरान साहब, कभी उनसे पलट के पूछते हैं, आप गृह मंत्री जी से पूछते हैं कि जब आप खड़े होकर के आपका एक मुख्यमंत्री असम का जिस तरह की, लेकिन वो ये भी पूछते हैं कि पर्सनल लॉ सिर्फ मुसलमानों का क्यों? नहीं, हम कह रहे हैं वो उन्हीं, हिंदू कोड बिल नहीं है इस देश में सिखों के लिए अलग से, लेकिन उसके लिए कहा जाता है कि कांग्रेस ने उसको ऐसा बनाया कि उसमें कोई भी स्पेशल अधिकार नहीं मिलता। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, कुछ भी हो आप बाकी जाके कांग्रेस पे यार, क्योंकि आपको मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के वोट मांगना है, इसलिए आपको मुसलमानों को टारगेट करना है। मुझे पता है आप मस्जिदों के नीचे भगवान नहीं ढूंढ रहे हैं, आप वोट बैंक ढूंढ रहे हैं, इसलिए आपको बुरा कहना है। ठीक है, कहिए, धीरे धीरे जनता समझदार होगी। और जब देखिए सच बात है, मोहब्बत की सदाएं देना और मोहब्बत के लिए लोगों को एकजुट करना थोड़ा मुश्किल काम है। नफरत के लिए आप किसी चौराहे पे खड़े हो जाइए, किसी भी धर्म के हों, आप अपने धर्म का नारा लगाना शुरू कर दीजिए, आए बाएं बकने लगिए, 100 लोग खड़े हो जाएंगे, 1000 लोग खड़े हो जाएंगे, और आप खड़े होकर के मोहब्बत की बात करना शुरू करिए, लोग कहेंगे पागल है क्या यार ये। अच्छा इमरान साहब, इस दौर में मोहब्बत की बात कर रहा है, नादान हो, इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो तुम? जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। इमरान साहब, अगला शेर नहीं मिसरा सुना रहा हूं और आप इसको पूरा मुकम्मल करिएगा। ये बताइए कि कवि का इशारा किस तरफ है जब आप लिखते हैं कि गोबर को कोहिनूर बताने में रह गए? मैं संबित पात्रा की तरफ मेरा इशारा है। उन्होंने बताया था पूरा शेर चैनल पे, ये सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है, पूरा शेर तो पढ़ दीजिए। नहीं मतलब अब उन पर बस एक ही मिसरा याद रखने का मन करता है, उसके बाद भुला दिया मैंने, क्योंकि बाद में मुझे समझ में आया कि मैं थोड़ा मैच्योर हो गया हूं। कुछ 2 लाइनें हम सभी सुनना चाहेंगे कि नहीं सुनना चाहेंगे इस देश के ऊपर, जरा बताइए कुछ 2 लाइनें। नहीं देश तो देखिए, मेरी एक नज्म है कि मैं तरन्नुम में सुना दूं। बिल्कुल। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, ये कविता नहीं बल्कि एक दुआ है। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना।
तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। ऐसी बेलौस मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत। और अंतिम पंक्तियां कि इसकी मिट्टी पे सभी रीत निछावर कर दूं, अपनी सांसों का मैं संगीत निछावर कर दूं। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर, अपनी सांसों का मैं संगीत निछावर कर दूं। इतनी पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। कि ये जो नफरत की राजनीति है, खेलने की राजनीति है, इसको समझिए। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। तनवीर मेरा एक दोस्त है, उसका एक शेर है कि जरा सी बहस को दंगा बनाया जाएगा, तमाम शहर को लंका बनाया जाएगा। हमें जलाओ ना यारों की वो कपास हैं हम, हमें मिला के तिरंगा बनाया जाएगा। बहुत खूब, बहुत हम बहुत सब शुक्रिया। देश का हिस्सा हैं, मिलजुल के रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, विचार अलग हो सकते हैं, लड़ना झगड़ना क्यों, सबने मिलकर देश बनाया है, इस थॉट देश को आगे पर बढ़ा। जोरदार। क्या बात है, अब बताइए मैं क्या करूंगा। एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर